ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, अगर ये 2 पॉइंट्स हैं सपोज दैट हमारे पास, और इनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये हमारी ऐसे एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट, रे। तो लाइन के बारे में हम लोगों ने जाना कि कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हम लोगों को लाइन एक ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, लाइन की जो लेंथ है हम लोग इनडेफिनिट होती है, तो इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए पार्ट ऑफ और पोर्शन ऑफ लाइन with 2 end points is called line segment। ठीक, मतलब लिखा हुआ ए पार्ट ऑफ लाइन, मतलब लाइन का कोई भी एक पार्ट विद 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट के साथ। मतलब एक कोई मान लो ए बी एक लाइन है, उसका हमने कोई भी एक पार्ट ले लिया, इतना बड़ा ये सी डी। ठीक, ये सी डी को एक हमने पार्ट ले लिया विद 2 इंच पॉइंट। इंच पॉइंट का मतलब क्या है? इसमें एरो नहीं लगा होगा, इसके दोनों इंच पॉइंट हमारे हमको पता होंगे, तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, ये सी डी जो हमारा होगा लाइन सेगमेंट होगा। अब मान लो अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ सी डी, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये सी डी लाइन सेगमेंट की बात कर रहा। अगर हमें ए बी लाइन की बात करनी होगी तो ए बी लाइन ऐसे कहीं लिखी होगी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी लाइन। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रे पढ़ेंगे। रे क्या होता है? ए पार्ट ऑफ लाइन विद 1 एंड पॉइंट, with 1 end point is called ray। ठीक है, मतलब 1 एंड पॉइंट के साथ किसी भी लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसका एक एंड पॉइंट हमको पता होगा और एक नहीं पता होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रे। जैसे ये, इसका हमें ये वाला एंड पॉइंट पता है, इसका नाम कोई मान लो लिया, इसका एक कोई दूसरा पार्ट ले लिया हम लोगों ने, ये इस तरीके से। ठीक, ये ले लिया, ऐसे ऐसे हमने ले लिया ए बी सी डी ई, और ये ऐसे एफ तक चला जाएगा इनफाइनाइट तक, तो ये हमारा ई हो जाएगा और ये हमारा एफ हो जाएगा। ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये एरो बना हुआ है, इसका मतलब इसकी लेंथ ऐसे बढ़ती चली जाएगी, इनफाइनाइट तक बढ़ती चली जाएगी। तो इसको हम लोग अगर रे को शो करना होगा तो रे को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई एफ एक तरफ एरो बना देंगे। ठीक है, ये ऊपर एक तरफ एरो बना देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने दोनों तरफ एरो नहीं बनाया, ये हमारा लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पे हमने दोनों तरफ एरो बना दिया है, ये हमारा लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किन्हीं लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, और लाइन की हमारी इंडेफिनिट लेंथ होती है, हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट तक दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए पार्ट ऑफ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसके 2 एंड पॉइंट हमको पता होंगे, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इसके बाद रे क्या होता है? ए पार्ट ऑफ लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे, मतलब लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसका हमको एक एंड पॉइंट पता होगा और दूसरा नहीं पता होगा, उसको हम लोग रे बोलेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां से हमारा ज्योमेट्री का अच्छा वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग छोटी मोटी ज्योमेट्री पढ़ते रहते हैं। ठीक, आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम लोग पूरा बेसिक ज्योमेट्री का पढ़ेंगे, और ये अगर सब पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से हमको आगे की ज्योमेट्री आसान लगेगी।
इसको हम लोग को जरूर देखना है और ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट करते जाना जो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा कोई भी पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक। जैसे मान लो ये हमारे 3 पॉइंट थे ए बी सी, और एक हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ए बी सी से जाती हुई एक कोई लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये तीनों पॉइंट हमारे ए बी सी लाइन पे लाई करेंगे तो ये कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाएंगे, ठीक। अगर कोई पॉइंट मान लो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं ए बी, एक सी पॉइंट हमारा इधर कहीं बना दिया सी, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, तो इनसे जाती हुई अगर एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे ए बी तक जाएगी, तो ये बी सी ऐसे जाएगी, अलग जाएगी, तो ये ए बी सी हमारी एक ही लाइन पे लाइन नहीं कर रही, ये दो अलग अलग लाइन होगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब एक ये लाइन ए बी हो गई और एक ये बी सी लाइन हो गई, तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोले जाएंगे। ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाएंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, थ्री और मोर देन 3 points lie on the same line is called कोलिनियर पॉइंट, ठीक। समझ गए, मतलब ये है कि 3 या 3 से ज्यादा, कोई भी 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे लाई करेंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाएंगे, अदरवाइज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाएंगे। अदरवाइज यहां लिख दे रहे हैं, अदरवाइज these are called non-collinear points, ठीक। अदरवाइज वो क्या बोले जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। मतलब जैसे ये है कि अगर कोई लाइन ड्रॉ की है, इस पे ए बी सी डी, ये हमने मान लो 4 पॉइंट बना दिए, ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं इसलिए कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाएंगे। अगर हमने कोई ये 3 पॉइंट्स ऐसे बना दिए, ठीक, ये ए बना दिया, ये बी बना दिया, ये सी बना दिया, तो ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हमारे ये वाले कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 कम से कम 3 चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल्स। एंगल्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 2 rays originated from one end point makes एंगल, ठीक है। मतलब ये है कि 2 रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वन एंड पॉइंट, यानी किसी एक एंड पॉइंट से अगर कोई 2 रेज ऑरिजिनेट होती हैं, ठीक है, निकलती हैं, तो वो हमारी एंगल बनाती है। जैसे मान लो हमने ये कोई ले लिया, ये एक एंड पॉइंट है और एक यहाँ से ये रे निकल रही है और एक ये कोई दूसरी भी ऐसे एक रे निकल रही है, ठीक है। तो ये देखो दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब यहां से निकल रही है, तो ये हमारा जो बनेगा ये हमारा एंगल बोला जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल, ठीक। ये जो हमारी बोली जाएंगी ये हमारी साइड बोली जाएंगी। ये हमारी साइड मान लो हमने इसका कोई नाम दे दिया ए बी सी, तो ये हमारी ए बी साइड है और एक बी सी साइड है, ये बी सी भी साइड बोली जाएगी और ए बी साइड भी बोली जाएगी। ये जो हमारे इसके बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल होता है, मतलब झुकाव होता है जो इसके अंदर
इंक्लिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक, ये जो हमारा बी पॉइंट है जहां से ओरिजिनेट हो रही है ए बी और बी सी जो दोनों रे हैं जहां से ओरिजिनेट हो रही है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। समझ गए? अब अगर हमें इस एंगल का नाम लिखना होगा तो देखो एंगल का नाम कैसे लिखेंगे। ये हमारा एंगल का साइन होता है, ऐसे लिखते हैं, और ए बी सी। अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है एंगल ए बी सी, इसका मतलब ये है कि जो ये बीच वाला होता है वहां पे जो एंगल बनना है उसकी बात कर रहे हैं। जो ये बीच वाला नंबर जो डिजिट लिखा हुआ है, इसीलिए हमने इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो एंगल बनना है उसकी बात कर रहे हैं। देखो बी पॉइंट पे ये वाला एंगल बनना हमारा, तो इसकी बात कर रहे हैं। इसी एंगल का नाम, इस वाले एंगल का नाम हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। यही हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे हम लोग उसको सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी ए भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई तीसरा नाम नहीं लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे बी पॉइंट बीच में आ रहा, यहाँ पे भी बी पॉइंट बीच में आ रहा। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे सी बी ए बोलेंगे, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी बोलेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं। पर ये एंगल हमारा बी वाले एंगल की बात कर रहे थे, जो बी एंगल की बात कर रहा था, इसलिए हमारा बी हमारा हमेशा बीच में आएगा दोनों में। तो ये हमारा एंगल्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ एंगल्स के टाइप पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग क्लास 8 में 7th में 6th में ये सब बातें पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको रिकॉल कर रहे हैं ताकि आगे इससे कोई दिक्कत ना हो। जैसे इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ये हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। एक्यूट एंगल्स यानी एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल मान लो मैं कोई थीटा एंगल मान लिया, ठीक, कोई भी एंगल अगर 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा तो वो हमारा एक्यूट एंगल बोला जाएगा। कोई भी एंगल जो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा वो हमारा एक्यूट एंगल बोला जाएगा। जैसे हमने कोई एंगल ये मान लो बना लिया ऐसे, ठीक, ये हमारा नाम दे दिया P, ये हो गया Q और ये हो गया R, ठीक है। ये हमारा ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, ठीक है। इसका नाम मान लो हमने यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट लिख दी, सपोज दैट ये हमारी मेजरमेंट हो गई 50 डिग्री, 50 डिग्री मेजरमेंट हो गई। तो ये हमारा जो एंगल PQR है, ये एंगल जो हमारा PQR है ये हमारा 50 डिग्री का है। इसी को हम लोग एंगल RQP भी लिख सकते हैं। हम लोग बार बार ये नहीं बताएंगे कि इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पर आपको समझ जाना है कि अगर हम ऐसे PQR लिखें तब भी समझना है कि इसी एंगल की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसे लिखे RQP लिखें तब भी समझना है कि हम इसी वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एंगल जो हमारा PQR है वो 50 डिग्री है। तो ये 50 डिग्री का एंगल अगर है तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसलिए बोलेंगे क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, अगर 90 डिग्री होगा तो उसका दूसरा नाम बन जाएगा। पर ये देखो हमने लिखने का तरीका होता है, ये थीटा जो लिखा है, ये थीटा का मतलब ये कुछ भी हो सकता है। ये थीटा हमारा, ये थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू 0 से, ये देखो ग्रेटर देन, ये थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ये लेस देन का साइन है और ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है। तो अगर थीटा हमारा 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा तो वो हमारा एक्यूट एंगल बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? सब लोग जानते हैं हम लोग, अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो हमारा राइट एंगल बोला जाएगा। ये हमने कोई नाम एंगल बना दिया PQR, ठीक है। ध्यान से समझना है, हम सब लोग पढ़ चुके हैं, इसको बस सुनते रहना, आपको सब याद आ जाएगा और समझ में आ जाएगा, दिमाग में बना रहेगा, इसको केवल देखते रहना। अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री का रहेगा, अगर इसकी मेजरमेंट हमारी 90 डिग्री की होगी तो ये हमारा राइट एंगल बोला जाएगा, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो वो हमारा राइट एंगल बोला जाएगा। इसीलिए हमने बोला था कि यहाँ पे थीटा जो है वो 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है?
अभी हमने बताया एक्यूट एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में लाई करता है, और राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री एग्जैक्ट होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अगर हमारा थीटा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है, अगर हमारा थीटा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाएगा। मान लीजिए हमने ये कोई लाइन ड्रॉ की, रे ड्रॉ की PQ, ठीक, 90 डिग्री हमारा ऐसा बनता है, ये हमारा 90 से ज्यादा रहेगा। तो ये जो मेजरमेंट रहेगी, हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो ये एंगल, ये जो हमारा थीटा है, ये अगर हमारा थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहेगा तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ध्यान से देखने वाली बात ये है कि 180 नहीं होना चाहिए, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है, तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाएगा। अगर 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा तो हमारा एक्यूट बोला जाएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो हमारा राइट बोला जाएगा, और अगर 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा तो ऑब्ट्यूज बोला जाएगा। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये हमारी एक रे ड्रॉ की, ठीक है, यही रे अगर इसके अपोजिट साइड में हम एक और ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये एंगल हमारा जो बनता है ये हमारा 180 डिग्री का बनता है, और यही हमारा 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा, इसको थीटा है, यही हमारा जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इसी को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जो हमारा थीटा होता है, अगर थीटा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, समझ गए। अब इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अगर हमारा थीटा जो होगा वो 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा, ठीक, तो ये हमारा जो एंगल होगा ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। अगर 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। इसको देखो कैसे पढ़ते हैं, ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन, यहाँ इसको ग्रेटर देन के लिए पढ़ते हैं, उसको लेस देन पढ़ते हैं। जैसे थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर थीटा हमारा 180 से ज्यादा होगा और 360 से लेस होगा तो उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, तो ध्यान से पढ़ते रहना, आगे भी सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब यहां से हमारा थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो छोटी क्लासेस का पढ़ रहे थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, वो हम लोगों को आता भी है। अब यहाँ से थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर उनको दिक्कत हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अगर कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा तो उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। सपोज दैट मान लो हमने कोई भी दो एंगल ले लिए, ये ले लिया एंगल हमने ABC, ठीक, इसकी वैल्यू है 40 डिग्री, ठीक है, और एक हमने कोई एंगल ले लिया PQR, ऐसे कोई एक एंगल ले लिया, इसकी वैल्यू 50 डिग्री है। तो हमने कहा ये मान लो हमारा ABC है, ये हमारा 40 डिग्री है, और ये हमारा PQR हो गया, ये हमारा 50 डिग्री, ठीक, ये ABC है और ये PQR। तो अगर कोई भी दो एंगल जिनका सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा तो उन दोनों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इन दोनों का सम देखो 40 और 50 की जरूरत पड़ेगी, 50 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा।
ठीक है। इन दोनों एंगल को अगर हमने ऐड किया तो 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे। हमारा जो ये वाला एंगल है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये वाला एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखने वाली बात ये है कि बच्चों से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो ये बोलेंगे कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। 90 डिग्री वाला राइट एंगल बोला जाता है। 90 डिग्री वाला नहीं बोलना है, ये बोलना है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अगर केवल 90 डिग्री बोलेंगे तो उसको हम लोग राइट एंगल बोल देंगे। ठीक। और देख, अगर बोला जाए कि 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 50 होगा। अगर 50 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है तो 40 होगा। ठीक। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हुई फाइनली कि अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग, नोट करते जाएंगे जो चीज समझ में नहीं आएगी, और अगर उसके बावजूद नहीं समझ में आता है तो हम लोग उसको वीडियो को स्टॉप करके बैक करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। शायद यहाँ पे ई बना हुआ है। पिछली वाली भी कॉम्प्लीमेंट्री की जो स्पेलिंग थी में भी गलत हो गई होगी, या गलत हो गई होगी उसको सही करके देख लेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे वहां पे दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता था तो वहां उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते थे। ऐसे ही यहाँ पे अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। फिर वही बात याद रखनी है कि केवल 180 डिग्री नहीं बोलना। अगर कोई पूछे तुमसे कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये नहीं बोलना है कि अगर 180 डिग्री होगा यानी सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होगा, तो ये नहीं बोलना। ये बोलना कि कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होगा तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगर कोई भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। अगर केवल 180 डिग्री बोलेंगे तो वो हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, और केवल अगर 90 डिग्री बोलेंगे तो हमारा राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है। अगर दो एंगल्स का सम की बात करेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। इसका अगर डायग्राम बनाना चाहे तो वही सिंपल से बन जाएगा। मान लीजिए ऐसे कोई एंगल बना दिया ए बी सी, सपोज दैट ये हमारा हो जाएगा 80 डिग्री का है। ठीक है। और एक कोई हमने एंगल ले लिया, ये हमारा 100 डिग्री का, सपोज दैट ये पी क्यू आर है। तो इन दोनों को जो हम लोग ऐड करेंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 प्लस 100, तो ये आ गया हमारा 180। ठीक। 180 आ गया तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। एक चीज बात याद रखनी है कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री एग्जैक्टली होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम ज्यादा रहेगा तो उसको सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली 180 रहेगा तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलेंगे, और एग्जैक्टली 90 डिग्री रहेगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन देखो क्या होती है। पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे और उसी डायग्राम के जरिए हम लोग समझ लेंगे कि व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। देखो यहाँ पे दो एंगल बनना है, एक बनना है हमारा θ1 या फिर इसको मान लिया अल्फा और ये हमारा मान लिया बीटा।
ये कोई भी हम एंगल का नाम दे दे रहा है, ये नहीं सोचना कि अल्फा बीटा क्या नाम दे दिया। ये एंगल के हम लोग यूज कर सकते हैं, अल्फा बीटा थीटा गामा डेल्टा कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल हमारा अल्फा बनना है BAC और दूसरा बनना है CAB, या फिर उल्टा पढ़े तो DAC और CAB, ठीक है। तो ये हमारे दो एंगल बनने हैं, ठीक है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल बोले जाएंगे। ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल इसलिए बोले जाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पे दो एंगल बनना है, कि अल्फा बनना है कि बीटा बनना है, या फिर ऐसे हम लोग इसको बोले कि एक जो हमारा एंगल बनना है वो एंगल DAC बनना है और दूसरा एंगल हमारा CAB बनना है। ये एंगल DAC एंड एंगल CAB, ये देखो DAC और एंगल CAB, ऐसे उल्टा अगर हम लिखते तो एंगल BAC लिख देते, ठीक है। इसको BAC लिख सकते थे और इस ऊपर वाले को हम लोग CAD लिख सकते थे, इस वाले को, ठीक है। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल इसलिए बोले जाएंगे क्योंकि इन दोनों एंगल्स का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। देखो ध्यान से, इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। हमने वर्टेक्स क्या बताया था कि टू रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वन एंड पॉइंट, दो रेज ऑरिजिनेट अगर सेम एंड पॉइंट से या वन एंड पॉइंट से ऑरिजिनेट होती थी तो वो जो एंड पॉइंट होता था जहां से ऑरिजिनेट होती थी वही हमारा वर्टेक्स होता था। जब हमने एंगल की डेफिनेशन बताई थी तब हमने बताया था कि जो जहां से ऑरिजिनेट होती हैं वो दोनों रेज जहां से ऑरिजिनेट होती हैं या फिर जहां पे एक दूसरे से मिलती है, ठीक, वही हमारा वर्टेक्स होता है। तो ये ए जो हमारा पॉइंट है वो वर्टेक्स है। अब देखा जाए तो ये जो हमारा ए पॉइंट है, ठीक, ये जो हमारा ए पॉइंट है वो दोनों एंगल्स का वर्टेक्स है। इसका भी वर्टेक्स है, इस वाले एंगल का भी वर्टेक्स है और इस वाले एंगल का भी वर्टेक्स है, ठीक। तो मेन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कोई भी दो एंगल एडजेसेंट एंगल तब बोले जाएंगे जब उनका एक वर्टेक्स कॉमन मिलेगा, ठीक है। यानी उनका वर्टेक्स क्या होगा? कॉमन होगा और एक कॉमन साइड मिलेगी। क्या मिलेगी? कॉमन साइड, ठीक। कॉमन साइड का मतलब क्या देखा जाएगा ध्यान से, तो ये जो AC हमारी साइड है, जो AC साइड है वो कॉमन है। AC हमारी इस वाले में भी आ रही है, एंगल DAC में भी आ रही है, और जो AC हमारी वो CAB में भी आ रही है, नीचे वाले एंगल में भी आ रही है और ऊपर वाले एंगल में भी आ रही है। ये देखो AC हमारी जो है वो कॉमन है, तो AC साइड हमारी क्या है? कॉमन। एक कॉमन वर्टेक्स मिलेगा और कॉमन साइड मिलेगी। और जो नॉन कॉमन साइड्स होंगी, देखो ये नॉन कॉमन साइड्स है, AB अलग है और ये AD अलग है, तो ये दोनों हमारी नॉन कॉमन साइड्स है। ये हमारी कॉमन साइड्स है और ये दोनों नॉन कॉमन साइड्स है। तो जो नॉन कॉमन साइड्स होंगी वो हमारी कॉमन साइड के अपोजिट में होंगी, ठीक है। दोनों कॉमन नॉन कॉमन साइड्स कॉमन साइड के अपोजिट साइड में होंगी, तो वो हमारा एडजेसेंट एंगल बोला जाएगा। अब इसको हम लोगों को ध्यान से समझ लेना है कि जो एंगल DAC है और एंगल CAB है, यही दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। ये दोनों एडजेसेंट एंगल इसलिए हैं क्योंकि ये हमारा DAC और CAB का दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक। और उनमें AC हमारी कॉमन साइड मिल रही है और जो नॉन कॉमन साइड है AB और AD वो कॉमन साइड के अपोजिट में है। देखो एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, ठीक। अब इसका मतलब क्या है दोनों का? अगर हम इसी में दो एंगल का दूसरे का नाम लिखें, ठीक है। ये जैसे हमने लास्ट कंडीशन बताई कि जो हमारी नॉन कॉमन साइड्स हैं वो कॉमन साइड के अपोजिट में होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली कंडीशन का अगर हम समझाएं दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो हमने ये लिख दिया A, एक हमने लिख दिया BAC, एक ये एंगल लिखा, ये एंगल BAC लिख दिया और हमने एक एंगल लिख दिया BAD, एक एंगल लिख दिया हमने BAD। तो ये दोनों एंगल क्या एडजेसेंट एंगल है? ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। यहां पे हमारे ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल थे। अब इसका देखा जाए ध्यान से तो हमें ये डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी, ये वाली डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी। अगर ये डेफिनेशन फॉलो कर रही है तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, अगर नहीं फॉलो कर रही है तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ BAC, BAC ये गया, फिर BAD ये गया। हमने नंबर 1 बताया था कि दोनों का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो देखा जाए ध्यान से BAC भी हमारा इसी वर्टेक्स से बनना है और BAD जो हमारा बनना है वो भी इसी वर्टेक्स बनना है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा फॉलो कर गया कि इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स मिल रहा है। फिर हमने बताया था कि कॉमन साइड होनी चाहिए, तो BAC इसमें भी BA आ रहा और BAD इसमें भी BA आ रहा, दोनों में कॉमन साइड भी मिल रही BA, ठीक। दूसरी भी कंडीशन फॉलो कर रही। तो तीसरी कंडीशन हमने बताई थी कि जो हमारी नॉन कॉमन साइड्स होंगी, ठीक है, ये हमारी BA यहाँ पे क्या मिल रही है? कॉमन मिल रही है। BA क्या मिल रही है? कॉमन साइड मिल रही है। हमने कहा था जो
नॉन कॉमन साइड्स होंगी, यानी कि BAC, AC और AD। अब इन दोनों एंगल के लिए देखा जाए तो नॉन कॉमन साइड कौन होगी? AC हो जाएगी और AD हो जाएगी। वो हमने कहा था कॉमन साइड के अपोजिट में मिलनी चाहिए, दोनों अपोजिट में होनी चाहिए। तो देखो ये जो नॉन कॉमन साइड्स है दोनों AC और AD वो दोनों एक ही साइड में है, ठीक, इसीलिए दोनों हमारे एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना है, बार बार अभी बीच में जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको फिर समझा देंगे। अगर नहीं समझ में आता तो उसको फिर हम लोग पीछे करके वीडियो पीछे करके देख लेना, बैक करके देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हमारी फॉलो करनी चाहिए। एक तो कॉमन वर्टेक्स मिलना चाहिए, कॉमन साइड मिलना चाहिए, और जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो कॉमन साइड के दोनों अपोजिट तरफ होनी चाहिए, यानी एक इधर हो और एक उधर हो। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दोनों एक ही तरफ है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमारे ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, एडजेसेंट एंगल तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से मन से पढ़ना है, सब लोगों को समझ में आ जाएगा, हमें पता है अच्छे से। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट के आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।